आज हम लोग सेल का सेट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। सेट 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणसूत्र पढ़ेंगे। सबको हम पहले बता चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें राइबोसोम पढ़े थे हम लोग, लाइसोसोम पढ़े थे, कोशिकांग था, सब पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रक, अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग केंद्रक पढ़े थे। उसी केंद्रक में हम जब बोले थे कि अंदर जाएंगे तो गुणसूत्र नज़र आएगा हमको, यानी जब केंद्रक को हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी कि समझ लो कि एक तरह से हम लोग केंद्रक में गए। पढ़ने का तरीका क्या है, आम भाषा में पढ़ो। हम लोग केंद्र, एक सेल था, सेल के हम लोग अब केंद्रक में जाएंगे तो उसी केंद्रक में हमको एक गुणसूत्र मिलेगा, जिसके बारे में कल चर्चा कर चुके थे, जो क्रोमेटिन के रूप में था, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोले थे इसमें कि जब सिकुड़ता है तो गुणसूत्र का रूप ले लेता है, ठीक। अब आता है कि गुणसूत्र जो होता है ये जोड़ा के रूप में होता है, ठीक ना। बताए थे कि ये गुणसूत्र, ये तंतु होता है, ऐसे करके है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। और ये जोड़ा के रूप में होता है शरीर में, ठीक। किस रूप में होगा? ये जोड़ा के रूप में हमेशा। जैसे देखो, ये पढ़ लेना, अन्न में कुत्ता का 78 होता है, बंदर का 42 होता है कुल, मेढक में 16 होता है, मटर में 14 होता है, ये कुल है। हम लोग का जोड़ा कितना होगा? 23 जोड़ा होगा, ठीक ना। हम लोग का 23 जोड़ा होगा, कुल कितना है? 16 है। तो हमेशा ये जोड़े के रूप में रहता है, ठीक है। अब आता है इसी में कि जो मनुष्य है, देखो गुणसूत्र है, जो ये कहाँ मिलेगा? केंद्रक में, ठीक ना। केंद्रक में मिलेगा गुणसूत्र। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। कितने कुल है? 46 है, ठीक ना। तो कुल बोलेगा तो 46, जोड़ा बोलेगा तो 23। अब आता है मेल और फीमेल में। देखो मेल मैंने मनुष्य के मेल में 1 से लेकर 22 तक जोड़ा जो होता है, एक्स होता है, एक्स होगा, तो दोनों सेम होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा? सेम होगा, माने एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें, 22 तक दोनों को सेम होता है। 23वां जो जोड़ा होता है वो अलग हो जाता है, यानी महिला में 1 से लेकर 23 तक सभी एक्स होता है, ठीक ना। एक भी पहला जोड़ा भी एक्स होगा, दूसरा जोड़ा भी एक्स होगा, 23वां तक एक्स होता है इसमें, यानी पूर्ण रूप से इसमें क्या होता है? ये जोड़ा परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्या है कि सारे जोड़े एक समान है। लेकिन पुरुष में जोड़ा क्या होता है? 23वां जोड़ा अलग हो जाता है, एक्स और वाई, जिसमें एक्स को बड़ा करके लिखते हैं और वाई को छोटा करके लिखते हैं, ठीक ना। इसी वाई जो होता है, इसी से क्या होता है? मेल का निर्धारण होता है। तो समझ गया, गुणसूत्र जो मनुष्य के केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्र की संरचना जो होती है वो किस रूप में होती है? जोड़ा के रूप में होती है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं सब में जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है वो जोड़ा के रूप में पाया जाएगा। मनुष्य में कितना जोड़ा होगा? 23 जोड़ा। फीमेल का जोड़ा के बारे में क्या बताया कि फीमेल के 23 जोड़े क्या होते हैं? एक समान होते हैं, इसीलिए फीमेल में सभी जोड़े परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब एक जैसे हैं। लेकिन पुरुष में क्या होता है? पुरुष में 23 जोड़ा परिपूर्ण नहीं है। 23वां जोड़ा क्या होता है? वो अलग टाइप का होता है, इसीलिए परिपूर्ण नहीं है, ठीक ना। तो उससे आप पूछ दे कि मेल में या फीमेल में, तो फीमेल में बोलना, मेल में बोलना कि जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है। अब होता है 1 से 22 तक जो जोड़े हैं उसको ऑटोसोम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? समजात है गुण, ठीक ना। तो बताओ क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होंगे? कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े, ठीक ना। कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के, एक समजात ऑटोसोम, एक एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसोम, ठीक। तो इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी। इसी 23वें जोड़े से ही वाई से लिंग का निर्धारण होता है। इसी से क्या होता है? लिंग का निर्धारण, ये नर और मादा का क्या होता है? निर्धारण होता है, नर का निर्धारण होगा वाई, यानी मतलब समझा, जब मेल और फीमेल में निषेचन होगा, तो पुरुष का वाई जोड़ा जब महिला के एक्स जोड़े से क्या होगा? सम्मिलित होगा तो बेटा पैदा होगा। और एक्स जोड़ा से क्या होता है? लड़की पैदा होती है। इस सबको पता होगा कि वाई और एक्स मिलने से क्या होता है? बेटा पैदा होता है। इसी से लिंग का निर्धारण होता है। वाई अगर रहेगा, कौन लिंग का? पुरुष लिंग का, मेल का। तो मेल लिंग कौन है? 23वां है कि पहला है? पूछ देगा कि मेल लिंग का निर्धारण कौन करता है? 23वां कि 22वां? 23वां में कौन का? मेल का कि फीमेल का? मेल का। तो लिंग निर्धारण करने के लिए यानी
यानी नर पैदा करने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो बोलना मेल, नॉट फीमेल। ठीक है, अब होता है इसी में, तो देखो सबसे पहले क्या जोड़ा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र पाया था वो जोड़े के रूप में पाया था। कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा। कुल कितने हैं, 46 है। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक ऑटोसोम, एक सेंट्रोसोम, या उसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम, एलोसोम, या उसी को बोलते हैं हम लोग हेट्रोसोम। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी। इसी को हिंदी बोलते हैं समजात गुण, और इसको हिंदी में बोलेंगे विषमजात गुण। तो चलो, पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम लिंग धारण करता, तो बोल देना पुरुष लिंग का, तो बोलना एलोसोम क्रोमोसोम्स। कौनवा जोड़ा होता है, 23वां, सबसे लास्ट जोड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई होता है। तो मनुष्य में बताओ, मेल में या फीमेल में किस में परिपूर्ण जोड़ा होगा, तो बोलना परिपूर्ण जोड़ा मेल फीमेल में होता है। परिपूर्ण का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक सब एक ही तरह का जोड़ा का होना। तो एक महिला में जो पहला जोड़ा पाया जाता है एक्स एक्स, उसका 23वां जोड़ा भी एक्स एक्स ही होगा। लेकिन पुरुष में क्या होता है, ये अलग हो जाता है, ठीक ना। इसलिए तुम देखता होगा कि मेल और फीमेल में लगभग अंग मिलते हैं, केवल जो जनन अंग है वहाँ पर दोनों में डिफर हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए मेल का सारा अंग को हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं फीमेल में, अब फीमेल के सारे अंग को प्रत्यारोपण कर सकते हैं मेल में। देखता नहीं है, किडनी किसी का ख़राब हो गया तो बहुत सारी लड़कियां अपने पापा को दे देती है, किडनी ट्रांसप्लांट करती है। बहुत सारी महिलाएं अपने बीवी मर्द को दे देता है, सब कर देती ट्रांसप्लांट। लेकिन जनन अंग को हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखना, इसीलिए 95% लगभग मेल का फीमेल से अंग मिलता है। वही 3-5% जो सेक्स वाला जो है, वो सेक्स वाला में भी कौन, एक्स वाई है, वही अलग होता है थोड़ा सा। तो सेम टू सेम सब चीज़ है। हमारा भी आँख है, उसके भी 2 आँख है, हमारे भी नाक है, उसके भी 2 नाक है, ठीक है। तो ध्यान रखना सब लोग। तो क्रोमोसोम्स में क्या आता है, तो बताए 23 जोड़ा है, 46 है, ये सब पकड़ लेना। नेक्स्ट आता है कि क्रोमोसोम से संबंधित कुछ रोग भी होते हैं। इन्हें गुणसूत्र में कुछ खराबी हो जाएगा तो रोग हो जाएगा। कैसे हम पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो रतौंधी हो जाएगा, उसी तरह से गुणसूत्र में भी कोई कमी हो जाएगा मनुष्य के शरीर में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कुछ रोग हो जाते हैं। देखो, एक होता है डाउन सिंड्रोम पढ़ना, एक बड़ंता पढ़ना है, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, जिसको कहते हैं मानसिक दुर्बलता। ठीक, अब देखो क्या होता है, बताए थे कि 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में से जो 21वें जोड़ा है, 21वें जोड़े का मतलब होता है ऑटोसोम। बताए थे कि 1 से लेकर 22 तक को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम या समजात गुण, फंसा देगा। तो समजात गुण के 21वें जोड़े में से अगर एक एक्स बढ़ जा गया, जैसे कि मान लो 21वां जोड़ा है, डबल एक्स है, ठीक है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, इसमें अगर एक एक्स बढ़ गया, देखो एक एक्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम का, बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी में एक सिंड्रोम बढ़ गया, ठीक ना, एक एक्स बढ़ गया, तो कुल संख्या कितनी हो गई, एक्स बताओ, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। पहले कितने थे, 46। तो यानी एक एक्स बढ़ गया तो कितना हो गया, एक एक्स बढ़ गया तो कितना हो गया, 47 हो गया। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है कि कम हो जाती है, तो बोलना वृद्धि हो जाती है। कितना वृद्धि होती है, तो एक वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है, एक्स की वाई, तो बोलना एक्स होती है। कौनवा जोड़ा में, 21वां जोड़ा में, मेल में कि फीमेल में भी, दोनों में से किसी में हो जाएगा तो बोलना है कौन सोम में, तो ऑटोसोम में, ठीक ना, ये बोलना। कुल कितने हो जाते हैं, 47। तो व्यक्ति क्या का शिकार होता है, वो बच्चा डाउन सिंड्रोम का। अभी जब डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा तो उसको रोग मस्तिष्क से हो जाएगा। ये जैसे बूढ़ा में अल्जाइमर रोग होता है, तो अल्जाइमर रोग किस में होता है, बूढ़े में होता है। तो वही कैसा रोग हो जाएगा, मस्तिष्क रोग, ठीक ना। तो मस्तिष्क रोग का शिकार जब होता है, दिखता है मानसिक रूप से दुर्बल होता है बच्चा सब। अल्जाइमर रोग अलग टाइप का है, ये भी मस्तिष्क से है, लेकिन ये बूढ़ा होगा आदमी ना, तो जब आदमी जैसे जैसे आदमी का एज ख़त्म होता है तो वो अल्जाइमर रोग का शिकार होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, उसको सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन बचपन में क्या होता है, मेंटल रिटेशन होता है, मानसिक दुर्बलता। दिखता बच्चा खराब टाइप का दिखता, देखने में लगता है, जो ट्रीटमेंट कराता है सब उसी तरह का।
उसको सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, पेशाब क्या करना है, कहाँ लैट्रिन करना है, उसको सब नहीं बुझाएगा, बोल नहीं सकता है, ठीक। वही था डाउन सिंड्रोम। अब होता है इसी क्रोमोसोम गुणसूत्र का खराबी होने पर एक और होता है बढ़ानता। तो बढ़ानता क्या होता है कि 1 से लेकर 23 जोड़े में, 1 से लेकर, इसमें वाहक के रूप में महिला होती है। पूछ सकता है कि बढ़ानता के रोगी में वाहक कौन होती है? महिला। क्यों महिला होती है? तो महिला ही ना बच्चा पैदा करेगी, महिला बच्चा पैदा करेगी। और पुरुष बच्चा पैदा करता तो वाहक कौन होता है? पुरुष होता है। बच्चा कौन पैदा करती है? महिला। तो कौन होगा? तो महिला वाहक होगी इसमें। ये क्या होता है देखो, ये क्या होता है इसको देखो। जब 1 से लेकर 23 जोड़ा, यानी चाहे ऑटोसोम हो चाहे वो बताए थे एलोसोम हो, किसी भी जोड़े में से एक भी एक्स खराब हो जाए, ठीक ना, एक भी एक्स क्या हो जाए? खराब हो जाए, ठीक। मान लो 23 जोड़ा एक्स है, उसमें से एक भी कोई एक्स खराब हो जाए, किसी में भी 23 जोड़े में से किसी में भी एक एक्स खराब हो जाए, तो व्यक्ति उसका बच्चा जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना। जो संतान पैदा लेगा वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो समझा कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि 1 से लेकर 23 जोड़े में से कोई भी एक्स की खराबी हो जाए, ठीक ना, चाहे मेल का चाहे उस फीमेल का, और उन दोनों के संसर्ग से जो बच्चा पैदा लेगा, ठीक ना, तो जो बच्चा पैदा लेगा तो उस बच्चा क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चा जब कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसको क्या होगा? देखो 2 तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है, लोग 2 तरह के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, एक 99%, एक 1%। जो 99% लोगों को लाल और हरा की पहचान नहीं होगा, इसीलिए देखता होगा ट्रेन के सिग्नल में पहले चेक करता, आँख चेक करता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक करता है। और खासकर एएसएम में, नौकरी में, लोको पायलट में, कि मान लो रेड सिग्नल रहेगा तो उसको अगर पता ही नहीं चला कि रेड सिग्नल है, ग्रीन समझ के गाड़ी चला देगा। तो इसी हालात से बचने के लिए उसको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो रेलवे में सबसे ज़्यादा दिखाता कलर ब्लाइंडनेस। और 1% भी ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पीला और नीला की पहचान नहीं होती है। तो ज़्यादा किस तरह के लोग हैं जो लाल और हरा को नहीं पहचान पाते हैं, और किस तरह के लोग भी हैं पीला और नीला वाले। अब होता है कि ज़्यादातर कौन लोग बीमार इसके होते हैं? तो पुरुष लोग। इन्हें 100 पुरुष में से 8 लोग कलर ब्लाइंडनेस है, और महिला कितनी है? 5 है, 0.5%। इसमें वाहक का रोल कौन करता है? वाहक मतलब महिला। मैंने ये माता पिता से निकल करके बच्चों में जब जाता है तो बच्चे पैदा कौन करती है? महिला। तो वाहक का काम कौन करेगा? महिला करती है, ठीक ना। तब पूछ सकता बढ़ानता के रोगी में वाहक का काम कौन करती है? महिला। ज़्यादातर लोग की पहचान क्या नहीं होती है? लाल और हरे की, ठीक ना। क्या होता है इसमें? जब एक जोड़ी, किसी भी जोड़ा में एक एक्स खराबी हो जाए तो व्यक्ति, वो बच्चा क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगा। इसको कहते हैं बढ़ानता करोगी, ठीक ना। ये 2 रोग होते हैं मेनली क्रोमोसोम से, ठीक ना। एक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या बताते हैं? एक संख्या बढ़ जाएगी, एक जोड़ा की एक संख्या, क्या की संख्या बढ़ेगी? एक्स की संख्या, ठीक ना। इससे कौन होगा? उसको मस्तिष्क रोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आता है नेक्स्ट देखो, तो गुणसूत्र में ही था अभी तक हम लोग जो पढ़े। नेक्स्ट आता है डीएनए। उसी गुणसूत्र में जो पढ़ेंगे हम लोग, जो केंद्रक में पाता है, उसी गुणसूत्र जो है के ऊपर डीएनए पाता है। गुणसूत्र के ऊपर तुमको छोटा छोटा डीएनए दिखेगा तुमको, जो द्विकुंडलित रूप में है। तब आता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायोक्सी, ठीक ना। तो ध्यान रखना, डीओ का फुल फॉर्म पूछता बराबर डायोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक ना। डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बोलना? डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? गुणसूत्र में, ठीक ना। गुणसूत्र के कहाँ पर? ऊपरी भाग पर, ठीक है। अब आता इसी के रूप में आता, पहला इसमें जान लो कि एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा का मतलब क्या होता है? तो देखो इसमें क्या होता है, डीओ न्यूक्लिक जो एसिड होता है, कौन? डीएनए एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा के रूप में क्या होता है? पेंटोस या डीऑक्सी रिबोसोम होता है। देखता है राइबोसोम में जो निर्माण होता है प्रोटीन का। दूसरा इसमें नाइट्रोजन गुण भी होता है। तो शर्करा के रूप में क्या होता है? ऐसे समझ लो, डीएनए में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं। पहला शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी गुण, और नाइट्रोजन गुण पकड़ लो, ऐसे देखो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शर्करा पढ़ लो पहले,
उसके बाद इसी में पढ़ लो क्षार भी गुण पाता है, तब पढ़ लो इसी में फास्फेट है। तो क्षार के रूप में मूलतः क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक ना। और 4 प्रकार के और भी क्षार पाए जाते हैं डीएनए में, AGCT बजाइना, एडानिन, गुयानिन, साइटोसिन, ठीक ना। तो डीएनए में क्षार ही पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन के रूप होता है मूलतः। और फास्फेट के रूप में, तत्व के रूप में क्या होता है, फास्फेट होता है, ठीक है। तो डीएनए में क्या पाया था, क्षार, शर्करा, क्षार और तत्व। तत्व के रूप में क्या बोल देना है, फास्फेट पाया जाता है। क्षार के रूप में मूलतः नाइट्रोजन। और भी क्षार कितने कौन कौन है, एडानिन, गुयानिन, साइटोसिन और थाइमिन। चलो शर्करा के रूप में क्या होता है, पेंटोस और डीऑक्सी राइबोसोम। तो बताओ डीएनए की संरचना में क्या क्या है, तो पहला बोलना शर्करा, दूसरा क्षार और तीसरा क्या बोलना, तत्व। तत्व के रूप में क्या होता है, फास्फेट। क्षार के रूप में नाइट्रोजनी और एडानिन, गुयानिन ये सब पाता है। और शर्करा के रूप में क्या होता है, पेंटोस। इस सारे को डीएनए को जब हम संरचना खोजेंगे, अंदर जाएंगे, अब डीएनए को भी तोड़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ गुण मौजूद नजर आएंगे, ठीक ना। अब होता है कि डीएनए को, अब डीएनए का आकृति जानो। तो सबसे पहले डीएनए का आकृति को देखा था, ठीक ना, इसको ध्यान सुनना, डबल हेलिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वाटसन एवं क्रिक ने। तो देखो वाटसन ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन, वो क्या खेलता है, क्रिकेट। उसी ने सबसे पहले बताया था कि जो डीएनए वो द्विकुंडलित है, ऐसे फिगर इसका है, ये फिगर में है, ठीक ना, द्विकुंडलित है डीएनए। क्या बोलना है, डीएनए द्विकुंडलित है, यही बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसने बताया था, वाटसन ने, क्रिक बताया था कि द्विकुंडलित है। इससे क्या पता चला कि कम से कम डीएनए के बारे में हम पता तो लगा लिए कि डीएनए का आकृति कैसा है। अब उसी को डीएनए को निकाल कर हम उसका चेक भी कर सकते हैं बच्चे के लिए अपराधी के रूप में। तो एक अच्छा काम था कि नहीं था, किसी अननोन चीज़ का पता करना एक अच्छा चीज़ होता है ना। 53 में खोजे थे, तो इसी डीएनए के कारण क्या बाद में काफ़ी क्रांति आई, डीएनए फिंगरप्रिंट आया। देखो ये डीएनए है। अगर गुणसूत्र में जा करके अगर ये नहीं बताते कि डीएनए ऐसा होता है तो पहचान लेता सब। अगर मान लो सांप की आकृति नहीं बताता लोग, तो सांप पकड़ लेगा, डरेगा नहीं उससे। इसीलिए बताया गया था कि देखो डीएनए की आकृति ऐसी होती है। तो उससे उनको काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, चलो कम से कम गुणसूत्र में डीएनए का ये स्थिति होता है, गुणसूत्र में डीएनए यहाँ पर पाया जाएगा, ये पता लगाया गया। फलस्वरूप उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। स्वाभाविक सी बात है, अच्छा काम करने के लिए क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज। क्यों मिला नोबेल प्राइज उनको, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि देखो डीएनए ऐसा होता संरचना में। अब क्या होगा, वैज्ञानिकों को क्या आसानी हो गई, उस डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाया गया, उसका प्रयोग किया गया, उससे फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है, ठीक। इसलिए बढ़िया ये। अब होता है ये कहाँ स्थिति होती है इसकी, बताया था कि गुणसूत्र के ऊपर होता है, ठीक ना। और ये किससे बनता है, डीएनए से। इसी डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। इसका रोल बता दो आप। सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए में कितने तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, तो शर्करा, क्षार और बताए थे तत्व के रूप में। अब होता डीएनए को किसने खोजा था, उसका आकृति की द्विकुंडलित है, तो वाटसन एवं क्रिक ने। इसलिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। डीएनए को कहाँ देखने को मिलेगा, तो गुणसूत्र में। कैसे पहचान लेंगे, तो पहचानने से क्या अच्छा हुआ कि हमको डीएनए कम से कम पहचान तो आ गया ना। अब कुछ भी निकालना तो उसको हम पकड़ लेंगे। जैसे लीवर हमको पता है कि लीवर का आकृति ऐसी होती है, तो शरीर की संरचना करेंगे, तोड़ेंगे उसको, काटेंगे, फाड़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो हमको निकल जाएगा। अब आता है डीएनए का रोल क्या ही है, तो देखो इसी डीएनए से बताए थे आरएनए बनता है। तो आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में। किससे निर्माण होता है, डीएनए से, जिसके बारे में बताए थे कि इसी को बोलते हैं संकरण। आगे बताओगे संकरण इसी को बोलते हैं। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए का रोल क्या, देखो डीएनए का रोल पहला क्या है, तो इससे आरएनए बनता है, ठीक ना। और इसकी भूमिका क्या होती है, तो जीन में परिवर्तन, अनुवांशिक गुण होती उत्तरदायी। तुम देखते हो कि जब माता पिता से बच्चा पैदा लेता है, जब माता पिता से क्या लेता है, बच्चा पैदा लेता है माता पिता से, तो बच्चे में करीब 90% गुण अपने माता पिता का जाता है। तुम देखता हो बहुत सारे बच्चे का चेहरा माँ पर जाता है या बाप पर जाता है, बाल पर भी, ठीक ना। लेकिन 10% जो ऐसा गुण होता है, जो केमिकल गुण, जो फिजिकल गुण होता है, वो अलग होता है। केमिकल गुण सब मिल जाएगा, 90% मिल जाता है। इसे दिखता है कि माँ बाप की पहचान हो जाती है।
लेकिन उसके बाद भी किसी कारणवश अगर चेहरा नहीं मिलता है तो लोगों को शक होता है कि मेरा बेटा है कि नहीं है, तो डीएनए से पहचान होता है। तो बाप का डीएनए और माँ और बेटा का डीएनए दोनों का निकाला जाएगा, दोनों को मैच कराया तो लगभग 90% मिल गया तो डीएनए हो जाता है। इसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। बताएंगे क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, आगे में इसका चर्चा आएगा। नेक्स्ट आता देखो, तो अब आता है किसी डीएनए, तो पूछ देगा कि डीएनए, पहले बताओ डीएनए का हम लोग क्या विशेषता पढ़े, तो डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक ना। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, जो प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है, बाद में आरएनए करेगा। फिर बताया डीएनए क्या होता है, तो जीव में जो परिवर्तन होता है, जीव में जो परिवर्तन होगा उसे डीएनए कारण होता है। 10% डीएनए हमको दूसरे से अलग रहेगा तो हम उससे थोड़ा सा अलग देंगे। दूसरा रोल भी क्या है इसमें डीएनए का, कि पूरा अनुवांशिक गुण दिखाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे दादा परदादा का अनुवांशिक गुण हम में भी कुछ है, तो अनुवांशिक गुण के लिए भी क्या होता है उत्तरदायी। मैंने हमारे बाप में दादा का गुण होगा, दादा में हमारे परदादा का गुण होगा, हमारे बाप का गुण हम में आ जाएगा, तो हेरिडिटी चलते रहेगा। किसके कारण, डीएनए के कारण। तो ये पकड़ लेना, पूछ देगा कि डीएनए का काम क्या है, तो आरएनए बनाना। दूसरा क्या होता है, जीव में जो परिवर्तन होता है डीएनए कारण होता है, ठीक ना। क्या परिवर्तन होगा, जैसे कुछ देखता होगा बाप से 10% डीएनए चेंज हो जाएगा बेटा में, ठीक ना, थोड़ा सा चेहरा में, लंबाई में, सब में पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, नहीं तो मनुष्य को पहचानने मुश्किल हो जाएगा। 100% याद सोचो, 100% डीएनए अगर मिल जाए तो सोच लो पहचानना फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल है, कौन मेरा बाप है कौन मेरा बेटा है, सेम टू सेम चेहरा मिलेगा। इसीलिए भगवान प्रकृति में क्या दिया कि कम से कम बहुत सारा गुण रहे, लेकिन कुछ गुण रहे कि अलग, उनसे डिफरेंस पैदा करते रहे, नहीं तो पता चलता कि एक ही नौकरी को 50 लोग कर किया जाता है। अब इसी डीएनए में और जानेंगे, तो कहता है कि डीएनए अम्ल है, अम्ल में एसिड है, तो क्षार कैसे, बेस कैसे हो गया। डीएनए अम्ल है, हर चीज़ अपने जैसा लेना चाहता है ना, अडॉप्ट करना चाहता है। जैसे देखो, तो कहना कि जैसे एक मकान है, मकान कैसा पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है। मकान में हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो सजीव है ना। ऐसा समझो, तालाब है, तालाब कैसा है, निर्जीव है। तालाब में जीव जंतु रहते हैं, सजीव। उसी तरह से बोलना कि जब अम्ल है तो क्षार है, जरूरी नहीं है कि अम्ल है तो सिर्फ उसमें अम्ल ही गुण रहेगा, क्षार भी गुण ले सकता है, ठीक है ना, अपनी स्थिति के अनुसार। तो डीएनए बताओ अम्ल है, डीएनए क्या है, अम्ल है, लेकिन उसमें क्षार कैसे हो गया, तो बोलना कि प्रकृति प्रदत्त है, ये हम लोग अपने से नहीं घुसा दिए कृत्रिम तरीके से। जैसे बोलना कि जैसे मकान, कमरा जो है निर्जीव पदार्थ है, उसमें जीव जो रहते हैं वो सजीव पदार्थ, उसी तरह से बोल देना टेक्निक से। अब इसी में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारा शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो मनुष्य का गुण प्रवेश कर जाता है तो बोलना डीएनए कारण होता है। और डीएनए में भी किससे कारण होता है, तो बोलना क्षार के कारण होता है। कितने बार क्षार है, 4, एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसी का कोड है AGCT बजाइना, AGCT बजाइना, ठीक है ना। इसका हम विस्तृत आगे कर रहे हैं चर्चा भी। AGCT क्या करीना, बजाइना, ठीक ना, तो ध्यान रखना है। तो बताओ अभी तक हम लोग क्या पढ़े, डीएनए में क्षार पाया था कि नहीं पाया था, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। चारों किस लिए उत्तरदायी है, अनुवांशिक गुण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। इसमें और कुछ देख लो चीज़, देखो सब अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको संक्रमण बोलते हैं, संकरण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेशन, ठीक ना। उसके बाद बताए थे कि जब प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इससे बताए थे हम। तो अब देखो क्या होता है इस डीएनए के बारे में। देखो पहली बार इसको क्या बताए थे, डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जल्दी समझना। इसमें बताए थे फिर एक प्रकार की शर्करा भी इसमें है, प्लस और कौन है, क्षार भी पाया था इसी में, तत्व भी पाया था। तत्व के रूप में क्या पाया था, तब बोलना फास्फेट है। क्षार के रूप में क्या पाया था, नाइट्रोजन, और ये 4 गुण पाया था बोल देना। इसकी आकृति कैसी है, तो बता द्विकिंडित है। ये बहुत बढ़िया हुआ कि कम से कम पता तो चल गया ना। अब देखो आकृति में क्या है, देखो डीएनए का। तो बताया तभी हम कि डीएनए में क्या क्या होता है, कौन कौन सा क्षार पाया है,
कौन कौन सा शुगर पाया था, शर्करा, समझा। इसका संरचना कैसी है, इसका फिगर कैसा है, इसे देखो है। आरएनए होगा ना, देखो आरएनए सिंगल होगा, ऐसे होगा, ये आरएनए होगा, ठीक है ना, ये आरएनए है। आरएनए हमेशा सिंगल अवस्था में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा द्विकुंडलित, ठीक ना, द्वि एक द्वि। देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है, ये फिगर देखो, ठीक ना, देखो चलो इसको पूछ दो, ये पहला कुंडलित हो गया, ये दूसरा कुंडलित हो गया ये। तो इसी को जो बाह्य आवरण है, जो द्विकुंडलित में जो बाह्य आवरण है, चाहे वो पहला का चाहे दूसरा का अंग है, ठीक ना। तो पहला आवरण को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो कुंडलित है, इसको बोलते हैं हम लोग प्यूटिन, प्यूटिन। और इधर का जो कुंडलित है उसको बोलते हैं पाइरेटमिन, ठीक ना, पाइरेटमिन। तो जो दाएं तरफ होता है उसको पाइरेटमिन बोलते हैं, जो बाएं तरफ होता है उसको प्यूटिन बोलते हैं, ठीक ना, प्यूटिन बोलते हैं, प्यूटिन बोलते हैं, ठीक। अब ये जो धागा के रूप में है, चाहे इधर का धागा हो चाहे इधर का धागा हो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड। तो बताओ जो धागा है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाइड। और दाएं वाला धागा को फिनिशिंग चल जाए तो क्या बोलेंगे, पाइटिन, और इसको बोलते हैं प्यूटिन, ठीक है ना। इसी में धागे में देखो, ये पहला ये है, ये है, ये है, ये है। तो जो प्यूटिन में होता है, ए होता है, ए क्षार, इधर होता है टी क्षार। तो ए क्षार किससे मिला हुआ है, टी क्षार से मिला हुआ है। गुआनिन किससे मिला हुआ है, सी से मिला हुआ है, ठीक ना। तो सी से हो गया साइटोसिन। तो पूछ सकता है कि ए क्षार का संबंध किससे मिला होता है, ए क्षार बताओ, द्विकुंडलित डीएनए में ए क्षार का संबंध किससे मिला हुआ है, तो थाइमिन से। एडेनिन किससे मिला हुआ, थाइमिन से। गुआनिन किससे मिला हुआ है, साइटोसिन से। फिर एडेनिन, गुआनिन, ऐसे अब बदलते रहता है, बदलना, ठीक है ना। तो ये पकड़ लेना इसी को, यही चीज़ अनुवांशिक गुण के लिए होता है। तो डीएनए किसके लिए होता है, अनुवांशिक गुण का होता है, ठीक। ये कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, क्या बोलना है, द्विकुंडलित होता है, ठीक ना। तो ये बता देना सबको, ठीक है। अब होता है जो इसमें देखो, पूछ सकता है, एक बताए थे डीएनए, एक बताए थे आरएनए। तो बताए थे आरएनए कैसा होगा, सिंगल होगा। ये द्विकुंडलित होगा कि एक कुंडलित होगा, तो एक बोलना है। अब देखो इसमें कौन कौन सा क्षार पाता है, ए जी सी टी। इसमें क्या पाया जाएगा, तो ए जी सी टी की जगह पर बोलना यूरेसिल पाता है। तो आरएनए में कौन कौन सा क्षार पाता है, तो यहाँ देखो, ये समझा कि जो द्विकुंडलित जो होता है, इसमें जो मिलान होता है, ए से टी का मिलान होता है, जी से सी का मिलान होता है। और यहाँ पर क्या होगा, तो ए से टी का मिलान होगा, जी से सी का मिलान होगा। तो यहाँ पर ए से यूरेसिल का निर्माण होगा, और जी से क्या होगा, गुआनिन से साइटोसिन का निर्माण होगा। तो पूछ सकता है, ठीक है ना, इसमें मिलाप होता है। तो आरएनए डीएनए में और आने में कौन कितने क्षार मिलते हैं, तो 3 क्षार मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन क्षार जो पाता है वो डीएनए पाता है, और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल क्षार पाता है आरएनए में। बस इतना ही जानना, बता देना, ठीक है। अब आता है डीएनए के बारे में एक और चीज़ पढ़ लो नेक्स्ट। अब आओ, तो अभी तक डीएनए के बारे में समझ गया कि कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए संचित बैंक क्या होता है। देखो, जिन पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, इसमें यहाँ पर इजराइल देश है, ठीक है। तो इजराइल के पास क्या, पूरे विश्व में जितने भी जंतु हैं सारे का डीएनए रखा है, कौन, इजराइल। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर कहता है कि जैसे सुना हुआ तो लोग, भारत पर हमला हुआ था कसाब का, तो पाकिस्तान कहता था कि कसाब मेरा नहीं है। तो भारत सरकार ने बोला अच्छा ठीक, हम डीएनए का लैब में टेस्ट कराते हैं इसका, ये किसका है ये लोग, ठीक ना। तो पाकिस्तान ने बाद में ये बात स्वीकार लिया कि ठीक है, नहीं यह पाकिस्तानी लोग ही है। तो ये क्या करता लोग कि इसका डीएनए निकाल कर जा कर के इजराइल में पाकिस्तानी लोग का, एशियाई लोग का डीएनए रखा हुआ है। उससे पता चल जाएगा कि वहाँ का डीएनए यहाँ का डीएनए से अगर मैच कर जाता है इसके शरीर का डीएनए से, तो पता चलता है किस देश से बिलोंग करता है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी हैं, इनके इसी से पहचान किया था डीएनए से। और इसका बैंक कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक इसका डीएनए के पास है। इस वर्ल्ड डीएनए का बैंक कहाँ पर है, इस इजराइल में है।
और भारत में बताओ, भारत में जितने भी भारत में लोग बसते हैं उन सबका डीएनए का बैंक कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो भारत में कहाँ पर है? कोलकाता में। वर्ल्ड लेवल पर कहाँ है? इजराइल में। ये क्या होता है? डीएनए संचित बैंक। तो दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जंतु हैं, सब में क्रोमोजोम्स पाया जाता है और सब में गुणसूत्र पाया जाता है और सब में डीएनए पाया जाता है। इससे मिलान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का है कि नहीं है। ठीक। अब होता है कि एक चीज़ देखो, सब कॉन्सेप्चुअल कैसे डीएनए ट्रांसफर करता है, सब एक दूसरे ट्रांसफ़र होता है। एक पर्सन है, मान लो है एक पर्सन ये है, वो टच किया किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। टच कैसे क्या किया? मनुष्य को टच किया, यानी सजीव पदार्थ को टच किया, ये निर्जीव पदार्थ को, टेबल को टच किया हम। मान देखो इससे क्या क्रांति है भाई घटना से। देखो एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो हम व्यक्ति हैं, हम सजीव हैं, हम किसी व्यक्ति को छुए या टेबल को छुए तो मेरा कम से कम 1% डीएनए उसमें ट्रांसफ़र कर गया। इसके ये एक तरह से वैज्ञानिक क्रांति हो गई। कैसे क्रांति हुई? तो बाद के वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो इससे क्रिमिनल को पकड़ने में क्या आसानी हुई, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट आया। तो अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होता तो डीएनए फिंगर, तो बताओ हम किसी भी चीज़ को छूते, जैसे मान लो पेन छू रहे हैं, पकड़ पेन से पढ़ा रहे हैं, तो पेन में मेरा 1% डीएनए क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। अब मान लो हम इस पेन से किसी को मार देते हैं, तो कल ये पेन को लेबोरेटरी में ले जा करके पता लगा लिया जाएगा कि किस व्यक्ति का डीएनए है। ये मेरे से चेक कराया जाए, शक होगा तो मेरे डीएनए निकाला जाएगा और इस पर जो डीएनए जो अंकित रहेगा उसको निकाल करके चेक करा करके चोर को पकड़ा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या आया? तो इसको सबसे पहले कौन दिखा था? एलेक्स जेफरी ने 1984 में। और भारत में कौन था? लालजी सिंह 1985 में फिंगरप्रिंट बनाया। ठीक ना। इससे क्या हुआ कि कोई भी, जैसे मान लो कोई किसी की हत्या होती है तो चाकू पर मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट क्या हो जाएगा? 1% चले जाएगा। अब उस डीएनए से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति का डीएनए से मैच होता है कि नहीं। मतलब हम संदेह के घेरे में लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति मर्डर किया होगा, तो मेरा डीएनए निकाला जाएगा और उस पर जो लगा हुआ डीएनए ट्रांसफ़र हो उसका निकाला जाएगा, चेक किया जाएगा। दोनों का मैच कर गया तो मैं पकड़ा जाऊँगा कि मैं ही मर्डर किया हूँ। कि काफ़ी बाद में इस अपराधी का, बच्चे का पता लगाने में क्या हुआ? पता चल गया। ठीक ना। ये देखना, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में बोल देना। ठीक है ना। इसीलिए इसे रासायनिक ब्लूप्रिंट भी कहा, क्योंकि केमिकल से गुण मिला कर इसको चेक किया था, इसलिए इसको रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा था। ये सब लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सब विद्वानों का काम, वैज्ञानिकों का काम है डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करना। लेकिन हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ना। तो बताओ अगर ये 1% ट्रांसफ़र नहीं करता तो आज डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं बनता। एक तरह से क्रांतिकारी कदम था। सबसे पहले पता कौन बताया? एलेक्स जेफरी ने, कि मनुष्य जीवित प्राणी का जीवित में या निर्जीव पदार्थ में टच करने से 1% डीएनए ट्रांसफ़र कर जाता है। नेक्स्ट आओ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है सबको। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है जीन। ये सिंपल पकड़ लेना। बताए थे कि जीन क्या है, तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई ये डीन है। ठीक है ना। ये किस में रहता है? ये गुणसूत्र पर भी रहता है। इसकी आकृति देखो, फिगर ये है, सर्पाकार की तरह होती है। इसको खोजा कौन था? जोहानसन ने, डेनमार्क के थे, 1909 में। ये कहाँ होता है? गुणसूत्र के ऊपर होता है। बस ये 4 चीज़ पकड़ लेना। जेनेटिक शब्द पहले किसने बताया था? वाटसन ने। ये सिंपल शॉर्ट बता दिए, किससे भी पढ़ लेना। हेरिडिटी शब्द किसने बताया था? मेंटल ने सबसे पहले मटर पौधा पर किया था चालू। प्रोटीन संश्लेषण एवं आनुवांशिक कोड का लागू किया कौन किया था? खुराना ने। 1967 में इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। यानी उन्होंने प्रोटीन और आनुवांशिक कोड का कृत्रिम से प्रयोग किया था, जेनेटिक का कृत्रिम प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है ना। कृत्रिम बनाया है जेनेटिक है, लेकिन उसको कभी भी किसी में प्रत्यारोपण अभी तक नहीं किया गया। तो इससे यह पता नहीं चल पाया है कि जेनेटिक कोड का क्या लाभ हो सकता है, क्या उसका हानि हो सकता है। मैंने कृत्रिम जीन बना दिया गया है, कृत्रिम जीन बनाया है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन उसको यूज नहीं किया उन लोगों की, टेस्टिंग नहीं हुआ क्या उसका निगेटिव है, क्या उसका पॉजिटिव है। ठीक। डीएनए संश्लेषण मैंने डीएनए का निर्माण का प्रतिपादन कौन किए थे? आर्थर कर्नबर्ग ने 1959 में। तो डीएनए का निर्माण कौन किए थे? डीएनए का निर्माण कैसे होता है कौन बताए थे? आर्थर कर्नबर्ग ने 1959 में। इसी के लिए इनको भी क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक। डीएनए बनाया, आरएनए से डीएनए बना सकता है, डीएनए से आरएनए बना सकता है, ये बोलना। तो डीएनए से डीएनए बन जाता है। ध्यान सुनना, एक डीएनए से
एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना सकते हैं हम, एक डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता है, ठीक ना। डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता है, ध्यान रखना है। इतना ही जान लो। पहले क्या बताए थे, आज पढ़े हम लोग गुणसूत्र पढ़े ये सब, ठीक। इस 3 सेट में हमने कोशिका बता दिया है, इसको पढ़ो सब लोग, जितना बताते हैं उसको देखो समझो पहले बढ़िया से, कि जीन में जहाँ जहाँ शॉर्ट होगा उसको शॉर्ट हम निकाल रहे हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट है जैसे कि मान लो डीएनए, ये सब पकड़ लेना, समझा। डीएनए कहाँ होता है, द्विकुंडलित किसने बोला, अगर ये पहचान ना होती तो क्या होता। आज हम लोग डीएनए को नहीं पहचान पाते, फिंगरप्रिंट में मदद नहीं मिलता हमको, बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें है, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं, नेक्स्ट हमारा वीडियो अब सोचे कि इधर ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं, ठीक ना। अब सोचे कि हफ्ता हफ्ता हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ बता देंगे ताकि कंसंट्रेशन बना रहे हैं मेन टॉपिक का। सब ध्यान से पढ़ो, सब बहुत सारा है, जितना भी सीनियर सब है, जूनियर सब है, जो भी लड़का फॉर्म भरा है सब ऑप्शनल अपना चुन कर भरना। कुछ लड़का हमसे कल फ़ोन परसों बात किया था, तो हमने उसको बोला कि अपना चुन कर भरो, तो बोला कि सर आप ही के भरोसे है, तो हमने उसको बता दिया कि हिस्ट्री भर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लड़का फॉर्म भरता है सर, और ज़्यादा इसमें पास भी करता है। इसमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर बेसिक मेन आता है लोग। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारा लड़का अलबला करके जो कोई ज्योग्राफी भर दिया, कोई पॉलिटी भर दिया, अब में इसमें उसको काफ़ी दिक्कत हुआ। तो उसी विषय को रखो जहाँ गाइडेंस काफ़ी अच्छा है, सब बढ़िया से उसको देखो सब लोग पूरी तरह से, ठीक। बढ़ा कर मत पढ़ो, जो भी पढ़ो एकदम कॉन्सनट्रेट हो जाओ पूरी तरह से, 3 महीना कॉन्सनट्रेट हो जाओ पूरी तरह से, 3 महीना बहुत होता है। एकदम पूरा मोबाइल सब बंद कर दो, मोबाइल बंद करो, केवल चेक करो कि कहाँ पर क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहा, देखो कौन वीडियो कहाँ बनता है, मेन देख लो, उसके बाद पढ़ो अपने से सब लाइन बाय लाइन। जो सेक्शन हम सिलेबस में बता दिए हैं उसी को पढ़ो, फालतू मत पढ़ो। अरे बताने के लिए तो हम पूरा बता देंगे बढ़िया से, लेकिन उसमें 3 महीना लग जाएगा सिलेबस लिखवाने में। सिंधु सप्ताह में क्या क्या चीज़ को फोकस करो, ये सब चीज़ मौर्य काल में किसको फोकस करो, तो इसीलिए वीडियो बनाते हैं जो बता देंगे। जैसे अभी तक हम लोग सेल पढ़े, सेल में क्या तुम कर सकता है बताओ, सेल में क्या पढ़ा कि सेल को खोज किसने किया, केंद्र की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया काम किया, श्वसन करना, मेटाबॉलिज्म उपापचय करना, ठीक ना, पावर को प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम है। गाल्जिका काम क्या है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सेल विभाजन में जंतु में लाइसोसोम का निर्माण करना, और वनस्पति में बताए थे कोशिका भित्ति का निर्माण करना, सब पता है। कोशिका भित्ति क्या होती है, पारदर्शी होती है, जब परगम होती है सबको पार कर देगी पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में झिल्ली क्या होता है, अर्ध पारगम होता है, चयनात्मक बोलते हैं इसको हम लोग, बताए थे। टीआरएनए और एमआरएनए में क्या होता है, एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। कितने प्रकार के मनुष्य के अंदर एमिनो एसिड है, 10 प्रकार के। कितने हमको चाहिए भोजन से, 10। वही तय कौन करता है, मेजरमेंट आरएनए। फिर बनाता कौन है, आरएनए। फिर उसको ट्रांसफ़र कौन करता है, टीआरएनए। प्रोटीन के कारण क्या होता है, सेल का बताए थे वृद्धि होती है। प्रोटीन नहीं रहेगा तो सेल का वृद्धि नहीं होगा। उस प्रोटीन को कौन ले आता है बाद में, तो गाल्जिका ले आता है, ये बता देना, सबको बताए थे, ठीक। फिर बताए थे केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र बताए थे जो होता है, मनुष्य में कितने जुड़ते हैं, 23 जुड़ होते हैं। कुल कितने होते हैं, डाउन सिंड्रोम कब होगा, जब 47वां एक 46 में एक जुड़ा जुट जाएगा, एक जुट जाएगा, जोड़ा नहीं बोलना, एक जुट जाएगा 47 हो जाएगा। तो सारा सेल का एक एक चीज़ पकड़ लेना इसी तरह से। सेल सिद्धांत कौन दिया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, तो बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन डेवलप है, और यूकैरियोटिक क्या होता है, डेवलपिंग है। तो जंतु का क्या होता है, मनुष्य का क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। पौधे भी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। विषाणु जीवाणु सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। कौन तेजी से फैलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका फैलता है। तो सारा चीज़ रिकॉर्ड रख लेना। और जितना भी जो हमारे महिंद्रा जीएस वर्ल्ड संस्थान से जुड़े हुए हैं, वे लोग पूरा एकदम तन्मय से पढ़ें। सभी से मेरा आग्रह है कि ढंग से पढ़ो। रिजल्ट एकदम आता है, लेकिन ढंग से पढ़ने पर आता है, कॉन्सनट्रेट से पढ़ने से आता है, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग जो जैसे होगा हम वीडियो डालते जाएंगे, ठीक।